और ठीक है फिर चलो, कोल जनजाति के बारे में लिखा था ना। इसमें कोई डाउट किसी को, किसी भी प्रकार का है? कोई डाउट? हाँ, डाउट नहीं है। एक कुमार कुमारी प्रथा बताई थी मैंने, वो समझ में आ गया था। युवा ग्रह का कहा जाता है उसको। ठीक है। और ये जो कोल कुमारी प्रथा है, रगड़ बगड़ एक प्रथा थी। किसकी? भोटिया भोटांतिक की। भोटांतिक की जो प्रथा है, रगड़ बगड़, वहीं से इन्होंने लिया है। संभवतः मैंने आपको बताया था कि जैसे कोल थे पहले, पूरा प्रजाति कौन थी? कोल थी। कोलों को किसने भगाया? किरातों ने। हाँ। हाँ। ठीक है। प्रथा पुरानी थी, तो प्रथा उस समय खत्म थोड़ी हो गए थे कोल। कोल जो थे, हाँ, कोल जो है उस समय खत्म थोड़ी हो गए थे। खत्म नहीं होते उसके बाद भी तो चलती रही वो। ठीक है, तो उसके बाद भोटिया जो यहाँ पर पहले से निवास कर रहे थे, मूल निवासी थे, तो जब वो ऊपर की तरफ भागे तो किसके संपर्क में आए? वो भोटियों के संपर्क में आए, तो उन्होंने अपना लिया। ठीक है, समझिए, तो ये है। और कोई डाउट? ठीक है, तो वोटांती की जो रगड़ पगड़ प्रथा है, ठीक है, उसी से क्या है, उसी से इन्होंने मतलब इसी को उन्होंने धारण किया है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या बताया था मैंने आपको? ठीक है, और कुछ? कोल जो था, एक एक कोल में एक पॉइंट ये आप लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या गणतांत्रिक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था? गणतांत्रिक व्यवस्था थी। बेसिकली जो कबीले होते हैं ना, जो जनजातीय समूह होते हैं, वो ज्यादातर किस व्यवस्था पे चलते हैं, किस व्यवस्था पे आधारित होते हैं? वो गणतंत्र व्यवस्था पे आधारित है। किस व्यवस्था पे? गणतंत्र की व्यवस्था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? हैं? हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, आप क्या कह रहे हो? बताओ बताओ। हाँ, वो अच्छा वही कह रहे हो, सेम टू सेम। ठीक है। गणतंत्र मतलब होता है कि जहां पर एक शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च मतलब जो सर्वोच्च ओहदे पे होता है, वो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना होता है, यानी जनता के द्वारा चुना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, वंशानुगत नहीं होता है। यानी राजा के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता है। क्लियर है? ये जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, वो क्या है, कोलों में आपको दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा और कुछ था? अगला लिखो, नाग पूजा का मैं बता दिया था आपको। ठीक है। और इसमें जो आएगा ना, एक सम्मिलित आएगा क्वेश्चन जब बनेगा पर्टिकुलरली। जैसे क्वेश्चन बनेगा 2 3 या 5 मार्क्स का, कि ये पूरा प्रजाति वाले क्षेत्र में कि भूटांत्रिक जो व्यापार था, ठीक है, उसका उल्लेख करो, ऐसा आएगा। या फिर 2 नंबर का आएगा कि उत्तराखंड की पूरा, अगर जो आपको पता है, अभी तो फिलहाल यूकेपीएससी ने मेंस का पूरा प्रारूप नहीं दिया है, लेकिन जो मेंस का प्रारूप है जो पुराना चल रहा है, शायद वही चलेगा। क्या है? 2 नंबर का होगा। दो के बाद कितना नंबर होगा? 5 नंबर होगा। फिर 8 नंबर होगा, फिर 16 नंबर का होगा। ऐसे करके होगा। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी आपको फैक्ट भी तैयार करने पड़ेंगे। क्या तैयार करना है? फैक्ट भी तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन से। 5 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर में ज्यादातर फैक्ट चीजें होती है, फैक्चुअल चीज होती है। आपको इनमें पॉइंट पॉइंट में लिखना होता है। तो 2 नंबर में 2 3 पॉइंट, 2 3 पॉइंट, 3 4 पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी प्रजाति के, किसी भी के। जैसे मान लो कि कोलो के ऊपर, ठीक है, कोलो के ऊपर कितने नंबर पे आया? 2 नंबर में आया। तो क्या लिखोगे कोलो में? 2 नंबर में, 2 नंबर में कोले तो 20 शब्द। 2 नंबर बोले तो 20 शब्द, और मैंने लिखा दिया आपको एक पेज पूरा। ठीक है। अब 2 नंबर में क्या लिखोगे कोलो में 20 शब्दों में? बताओ। सबसे पूरा प्राचीन जनजाति है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इसमें? हाँ, बताओ बताओ। 2 नंबर पे। अब 2 नंबर चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन कितनी है, आता है। और उस इंफॉर्मेशन, यानी लगभग मैंने आपको लिखा है करीब 200 शब्दों में लिखा, 200 250 शब्दों में लिखा होगा आपको लगभग। ठीक है, 200 250 शब्दों में। अब 200 कहाँ रह गए? 200 250 शब्द, और कहाँ रह गए? कितने? 20 शब्द। और उस 200 250 शब्दों का आपको क्रक्स लिखना है किसमें? 20 शब्दों में। ठीक है, तो 20 शब्दों में क्या लिखोगे भाई? कोल जो जनजाति थी, वो उत्तराखंड की पूरा 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 सर्वोच्च प्राचीन जनजाति में, मतलब सर्वोच्च क्या है, सबसे पुरानी जनजाति, आदिम जनजाति है। ठीक है, और इसके अलावा क्या लिखोगे? ठीक है, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटो ऑस्ट्रलाइड उत्तराखंड की मूल जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रलाइड जनजाति से संबंधित है।
ठीक है, गणतांत्रिक आ जाएगा, लेकिन गणतांत्रिक जब हम 5 नंबर पे जाएंगे तब गणतांत्रिक वगैरह लिखेंगे। अब हमें चुनना पड़ेगा यहाँ, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। ठीक है, इतना भी बेसिक नहीं होना चाहिए और इतना भर भर के नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि 2 नंबर का है 20 शब्दों में, आपने यहाँ पर 4 4 5 5 लाइनें लिख दी, 4 4 5 5 पॉइंटें लिख दी, तो 2 नंबर में 20 शब्दों में आपको 2 मिनट देना था, आपने कितना मिनट दे दिया, 5 मिनट। नुकसान किसका है, एग्जामिनर का। क्यों, उसको आपको नंबर नहीं दे पाएगा ना। ठीक है, समझिए, नुकसान आपका है यहाँ पर, क्योंकि आप अधिक समय दे रहे हो। ठीक है, सर्वाधिक समय आपको 16 नंबर और कितने नंबर पे देना है, 8 नंबर पे। 16 नंबर और 8 नंबर पे, लगभग 16 नंबर में 4 मार्क्स सबको मिल जाते हैं लगभग। ठीक है, 16 नंबर में 8 नंबर में 4 मार्क्स के आसपास मिल जाते हैं, 16 नंबर में लगभग लगभग आपको 7 से 8 नंबर मिल जाते हैं एवरेज। ठीक है, सिलेक्शन दिलाता है यहाँ पर ये दो, क्या दिलाता है, सिलेक्शन ये दो दिलाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे लिखोगे, जैसे एग्जामिनर कितना देगा, 10 नंबर दे देगा, वो डिपेंड करता है अगला। ठीक है, क्लियर है। तो समझिए ना यहाँ तक। या फिर कोलो में अगर 20 नंबर में आएगा, 20 शब्दों में आएगा, तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया क्या। ठीक है, कि भाई उत्तराखंड की पूरी सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, और अगर नहीं भी समझ आया तो सारे सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो, क्या हो रहे हो, कि भाई पुरानी कौन सी है, तो अपने शब्दों को कैसे करो, अपने शब्दों को तोड़ो मोड़ो। ठीक है, आप, ये है नहीं, सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। और दूसरा कि भाई प्रोटोस्टालाइट है, और एक और कुछ शब्द बचे हैं तो फिर कुछ और डाल दो। ठीक है, समझिए ना। इसके बाद अगला जनजाति कौन सा था, कौन सी थी अगला जनजाति, कौन सी, किरात। ठीक है, किरात का जो उल्लेख है, किरात के बारे में मैंने आपको बताया था कहीं, कहाँ बताया था किरात के बारे में, किरात और किन्नर। ठीक है, स्कंद पुराण है, पुराणों में महाभारतों में क्या है, इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये भी उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। ये मूलतः मंगोलाइट जनजाति से संबंधित है। ठीक है, कौन सा, मूलतः मंगोलाइट, यानी मंगोलाइट जनजाति से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है, मूलतः किससे संबंधित है। और ये जो है, यानी थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं कि मध्य एशिया इस वाले क्षेत्र से आ रखे हैं, मध्य एशिया क्या क्या, मतलब चीनी मूल से क्या है, संबंधित है, मंगोलियन मूल से संबंधित है, उसी रिश्ते से संबंधित है। ठीक है, हाँ, खस भी मंगोलाइट से है, भोटिया भी, खस भी, भोटिया भी और किरात भी। ठीक है, ये तीनों मंगोलाइट से संबंधित है। क्लियर है, समझिए, क्लियर है ना यहाँ, मंगोलाइट मूल से संबंधित है। और मंगोलाइट मूल के होने के कारण क्या है, ये थोड़े से पीले हैं। क्या है, पीले में। दुनिया में 3 लोग पाए जाते हैं, 3 प्रकार की जनजाति, एक तो गोरे, दूसरा कौन से, पीले, और तीसरे हम लोग। ठीक है, तीसरे हम लोग यानी ब्रिटिश, हम ब्लैक में ही आते हैं सब, जो भारतीय हैं या जो भी साउथ एशिया के हैं, सब किस में आते हैं, ब्लैक में आते हैं। और जो जापानी चीनी सब किस में आते हैं, ये पीले में। ठीक है, और अमेरिका को, यानी कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियों को हमसे खतरा नहीं है, अफ्रीकन से खतरा नहीं, उनको सबसे ज्यादा खतरा किससे है? पीले लोगों से, क्योंकि वो उनका अधिपत्य यानी उनका साम्राज्य हथिया सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझिए ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, कोलो में मंगोलाइट, और इसके बारे में और क्या जानते हो, कि रात में आप ये किसकी पूजा करते हैं, ये भी प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, और प्रकृति में सबसे इनके आराध्य कौन है, भगवान शिव। ठीक है, कौन सा, भगवान शिव है। और आपको पुराणों में जैसे महाभारत में, किसमें, ठीक है, महाभारत में किरातों का उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, किरातों का उल्लेख मिलता है। मैंने आपको बताया था किरातों का उल्लेख कहाँ मिलता है, जब शिव, ठीक है, शिव किसके रूप में, किरात के रूप में, किरातों के रूप में किससे युद्ध कर रहे थे, अर्जुन से। ठीक है, किसके किसके साथ युद्ध कर रहे थे, अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, उसी समय क्या है, किरातों का उल्लेख हुआ। क्लियर है, समझिए। तो लिखो जरा कुछ इसमें पॉइंट लिखो। ठीक है, हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डाला आपने, उत्तराखंड की पूरा जनजाति में किरात, किरात लिखो। ठीक है, किरात भी, किरात प्रजाति भी, किरात प्रजाति भी उत्तराखंड की, किरात किरात प्रजाति भी उत्तराखंड की
पूरा प्रजातियों में रही है, पूरा प्रजातियों में से एक रही है। पूरा किरात प्रजाति भी उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों में से एक रही है। ठीक है। इनका वर्णन, इनका वर्णन, इनका वर्णन, इनका वर्णन पूरा साहित्यों एवं, इनका वर्णन पूरा साहित्यों एवं अभिलेखों में मिलता है, अभिलेखों में मिलता है। ठीक है। इस प्रजाति के अन्य नाम, इस प्रजाति के अन्य नाम किन्नर, किन्नर, किम पुरुष, किन्नर, किम पुरुष या किर पुरुष या कीर थे, कीर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, सुना है? किन्नौर, किन्नौर भी इसी प्रजाति के नाम पे रखा गया है, किन्नर। किन्नर जो किन्नौर है, ठीक है, यानी किन्नौर मतलब होता है किन्नर, और किन्नर का मतलब है किमनर, कैसा नर, कैसा मानव। ठीक है, इन्हीं के आधार पर क्या है, इस जाति का, इस प्रजाति का नाम रखा गया। ठीक है, क्लियर है? अगला, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, स्कंद पुराण में बताया था, स्कंद पुराण में उल्लेख किसका हुआ, किसका? किरातों का उल्लेख है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में, और उस स्कंद पुराण में मैंने आपको केदार खस मंडल के बारे में बताया था। क्या बताया था? केदार खस मंडल के बारे में बताया था। तो केदार खस मंडल से पहले यहाँ पर क्या था, केदार किरात मंडल के नाम से था ये। क्लियर है? ये बताया था ना, लिखवाया था मैंने। ठीक है, पुराणों में केदार खस मंडल के नाम आधार पर इसको रखा था, क्योंकि यहाँ पर खस रहते थे। लेकिन खस से पहले यहाँ पुष्टि किसकी होती है? किरातों की पुष्टि होती है। ठीक है, तो लिखो अगला। स्कल स्कंद पुराण के, स्कंद पुराण के केदार खंड में, स्कंद पुराण के केदार खंड में, अगला पॉइंट लिखना था, स्कंद पुराण के केदार खंड में। ठीक है, स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को, किरातों को एक शब्द है भिल। ठीक है, भिल शब्द के रूप में किरातों को भिल, भिल शब्द से संबोधित किया है, भिल, भिल शब्द से संबोधित किया है। साथ ही, साथ ही, साथ ही यह क्षेत्र, साथ ही यह क्षेत्र केदार खस मंडल, साथ ही यह क्षेत्र केदार खस मंडल बनने से पूर्व, केदार खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडले था, केदार खस मंडले से पूर्व किरात मंडले था। ठीक है, क्लियर है? मंडले या मंडले, मंडले लिखाया था ना। ठीक है, केदार खस मंडले और किरात, केदार किरात मंडले। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, हाँ यही पॉइंट है। पहले क्या था, पहले ये पुराणों में किरात खस मंडल, किरात मंडले था। इसके बाद क्या बना ये, केदार खस मंडले बना। ठीक है, और एक केदार खंड में, जो केदार खंड में है, और साथ साथ में एक और इतिहासकार थे, राहुल सांकृत्यायन, सुना होगा आपने। ठीक है, उनकी पुस्तक भी है। ठीक है, किन्नर या किन्नर का देश, किन्नर का देश, एक पुस्तक है उन्होंने उनकी। तो उनका यात्रा का वर्णन है। और भी कित पुस्तकें लिखी उन्होंने, जैसे हिमालय से वोल्गा तक की यात्रा। ठीक है, और उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उनकी है। और बहुत सारे इतिहासकार क्या करते हैं, अभी जो रिसर्चर है, उनको क्या करते हैं, उनको कोट करते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन को। ठीक है, समझिए। और उन्होंने बहुत अच्छा समय कहाँ बिताया है? उत्तराखंड बताया है, और उत्तराखंड की सामाजिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो यहाँ के परिदृश्य हैं, उनको क्या किया, उनका अध्ययन किया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन।
ठीक है, तो ठीक है, अभी हम जीएस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं। तो जीएस में बहुत जगह हमें किसी राइटर का, फिलोसोफर का नाम नहीं लेना होता है, समझे, आवश्यक भी नहीं है। अगर ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में हम कोई भी बात कर रहे हैं तो कोई बात करते करते उसका क्या करना, हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है, किसमें, ऑप्शनल में, क्योंकि वो सब्जेक्ट क्या है, स्पेसिफिक है, और यहाँ पर सामान्य है। सामान्य का मतलब है कि आपको जो जानकारी मिल रही है सामान्य, वहीं से लिखो। अगर आप ज्यादा तितर बनने की कोशिश करोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपके पर तोड़ देगा। ठीक है, सामान्य जानकारी चाहिए, क्लियर है। अगला लिखो। ठीक है, अब ये तो लिखाने की जरूरत है कि भाई किरातों ने कोलों को उनके स्थान से खदेड़ दिया गया था, ये तो पता ही है, सिंपल सी बात है। अगला, ठीक है, लेकिन एक और चीज है, एक और ये चीज है कि जैसे किरातों ने, ठीक है, किरातों ने किसको किरातों ने किसको भेजा, कोलों को खदेड़ दिया, कोल को क्या करते हैं, खदेड़ दिया। इसके बाद कोल कहाँ गया, भोटे वाले क्षेत्र में गए, और कुछ कोल क्या है, इसी क्षेत्र में रह गए होंगे। अब इन्हीं क्षेत्रों, यही कोल जो वहां रह रहे हैं, उनके साथ इन्होंने, किरातों ने वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित किए। सब थोड़ी गए होंगे, कुछ कुछ गए होंगे, और जो बच गए होंगे उनके साथ वैवाहिक संबंध, सामाजिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, ये लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे लिखो। ठीक है, किरात, किरात मंगोल प्रजाति से संबंधित, किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है, किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। ठीक है, मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। मंगोलों के समान ही ये लोग, मंगोलों के समान ही ये लोग, कैसी होते हैं मंगोल लोग, हाँ, चपटे नाक, चपटा मुंह, ठीक है, छोटी आंखें, ठीक है, चेहरे पे दाढ़ियां होती है, नहीं होती है, दाढ़ी कम होती है। ठीक है, क्या लिखो इसमें, मंगोल प्रजाति के समान माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा था, मंगोलों के समान ही ये लोग, ठीक है, चपटी, चपटी मुखाकृति, चपटे या चपटे मुख वाले, चपटे मुख वाले, चपटे, चपटा माथा, माथा भी चपटा होता है, चपटी एवं छोटी नाक, चपटी एवं छोटी नाक, चपटी एवं छोटी नाक, दाढ़ी मूछ की अल्पता, दाढ़ी मूछ की अल्पता, दाढ़ी मूछ की अल्पता। ठीक है, तथा रंग, रंग पीला या गेहुआ, विटिश, रंग पीला या गेहुआ, रंग पीला या गेहुआ, क्लियर है, समझिए। आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती थी, आदि शारीरिक विशेषता पाई जाती है। ठीक है, समझिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कौन, किरात है, ये भ्रमणकारी है, भोटियों की तरह, किसकी तरह, भोटियों की तरह ये भ्रमणकारी है। भ्रमणकारी का मतलब है, अगर भ्रमणकारी है तो सबसे अधिक किस पर ध्यान देंगे ये, हाँ, घुमाकर प्रजाति है, घुमक्कड़ प्रजाति, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो किस चीज पे फोकस करेंगे ये, हम्म, व्यापार, इसके अलावा शिकार, हाँ, और पश, किस पे, लघु उद्योग जैसे हाथ से बनी हुई चीजें, हाँ ठीक है, और बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट है, उस समय के परिप्रेक्ष्य में सोचो, लगभग आज से 5,000 10,000 पूर्व, 5,000 पूर्व, जब ये लोग होते होंगे, कृषि, हाँ कृषि करेंगे, लेकिन कृषि के लिए ना आपको स्थायित्व चाहिए। हम्म, हाँ ये भी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो घुमंतु प्रजाति होती है ना, वो किस पे फोकस करती है, वो फोकस करती है पशुपालन पे, किसे फोकस करती है, पशुपालन पे।
अब जब ये पशुपालन फोकस करती, पशुपालन का मतलब है कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ये क्या कर रहे हैं, अपने पशुओं को ले रहे हैं चारे की खोज में। किसकी खोज में? चारे की ये थोड़ी जानना चाहते हैं खुद, जाना भी चाहते होंगे, कुछ कुछ घुमंतु हैं, लेकिन सब परिस्थितियां बना देती है। अब पशु पाल रहे हैं, पशु के लिए क्या चाहिए? चारा चाहिए। चारा कहाँ से आएगा? डेली घर पे तो नहीं ला सकते, दो तीन होते तो ला देते, लेकिन क्या है, बहुत सारे हैं। अब इनको आवश्यक है क्या? एक जगह से दूसरी जगह घूमना, और जब एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे तो यहाँ पर क्या है? पशुपालन आवश्यक है। ठीक है, चारे की खोज में। तो लिखो अगला पॉइंट। ठीक है, किरात, किरात या किरात प्रजाति, किरात प्रजाति भ्रमणकारी, किरात प्रजाति भ्रमणकारी, भ्रमणकारी मतलब, भ्रमणकारी मतलब पता है ना, भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमणकारी पशुपालक, भ्रमणकारी पशुपालक, वह आखेटक जाती थी। वह आखेटक, आखेट मतलब पता है ना, वह आखेटक जाती थी। ठीक है, आखेटक जाती थी। अगला इसी में, आखेटक प्रजाति थी, फुल स्टॉप के बाद। ठीक है, ये ऋतु के अनुसार, ये ऋतु के अनुसार, ये ऋतु के अनुसार अपना व अपने पशुओं का आवास बदलते थे। ये ऋतुओं के अनुसार अपना व अपने पशुओं का आवास बदलते थे, ऋतु आवास। ठीक है, जैसे आगे पढ़ेंगे भूटिया के बारे में। किसके बारे में? भूटिया के बारे में। तो भूटिया की जो 6 जनजाति हैं, शौका, जाड़, छांग, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ठीक है, मारछा, ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब है कि जब बर्फ पड़ती है, तो बर्फ पड़ती तो कहाँ चले जाते हैं ये? ऊपरी क्षेत्र में, नहीं, नीचे आ जाते हैं। ऊपर क्या करेंगे वो? ठीक है, और लेकिन जब बर्फ गिर गलती है तो कहाँ चले जाते हैं? फिर दोबारा मैथ चले जाते हैं। ठीक है, ऊपर जो मैथ होता है उनका पौराणिक क्षेत्र होता है, उसमें चले जाते हैं। उसमें क्या है, वहां पर, क्योंकि तब बुग्याल, बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ पिघलने के बाद क्या है, बुग्याल में, मखमली घास में क्या होता है, घास आ जाता है, और घास को सजाएंगे थोड़ी, खाएगा कौन? पशु खाएंगे। तो फिर उसके लिए उपयोगी रहते हैं। ठीक है, क्या लिखा आपने? ये ऋतुओं के अनुसार अपना, अपने अपना और अपने पशुओं का आवास बदल देते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। इनके द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा पाले जाने वाले पशुओं में, इनके द्वारा पाले जाने वाले पशुओं में भेड़, बकरी प्रमुख थी। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी प्रमुख थी। भेड़ बकरी प्रमुख थी। भेड़ बकरी प्रमुख थी। ठीक है, समझिए। अब भेड़ और बकरी से क्या प्राप्त होगा? भेड़ से क्या प्राप्त होगा? ऊन। ऊन से क्या करेंगे? ये अपना कपड़े वपड़े बनाए, जीवन यापन करेंगे। हर चीज ना एक दूसरे से। अब आपको अगर लिखना होगा कल को, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना होगा, किसकी? जनजातियों की, पूरा प्रजातियों की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना। अभी लिखवाऊंगा, आपसे लिखवाऊंगा, मेहनत मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना हो तो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या लिखोगे आप? ठीक है, अर्थव्यवस्था के ये लिखोगे भाई, अर्थव्यवस्था के क्या प्रारूप होते हैं, जैसे इतिहास में पढ़ा होगा आपने, अर्थव्यवस्था के। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले कृषि। ठीक है, क्या? कृषि। ठीक है, कृषि के साथ साथ, ठीक है, कृषि, कृषि में आ जाता है आपका खेती, खेती और पशुपालन। ठीक है, यहाँ व्यापार आ जाएगा। ठीक है, समझिए। अब अगर अर्थव्यवस्था में आपने कृषि लिखना है, तो हाँ भाई, कि अगर ये कृषि करते थे तो कृषि भी कैसे करेंगे? कृषि में बेसिकली क्या करेंगे? खेती करेंगे। ढाल, जो जनजाति, पूरा जनजाति या तो तराई में करेंगे या फिर ढाल वाले क्षेत्रों में करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में पूरा प्रजातियों ने क्या किया, तराई वाले क्षेत्र में क्या किया, कृषि कार्य स्टार्ट किया। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण फिर उन्होंने क्या, पहाड़ों के ढालों पर सीढ़ीनुमा खेती बना के कृषि करना शुरू कर दी। इसके बाद पशुपालन। पशुपालन में इनकी प्रमुख
पशुपाल क्या थे? पशु थे। ठीक है, जिसमें कौन? भेड़ बकरी वगैरह ये सब थे। मवेशी थे। भेड़ बकरियों से क्या प्राप्त करते थे ये? ऊन प्राप्त करते थे। ऊन से क्या अपना व्यवसाय चलाते थे, या फिर अपने जो ऋतु है उसके हिसाब से चलाते थे। भेड़ बकरी के अलावा गाय का पालन करते थे। गाय पशु का पालन। और फिर जैसे पशु का यानी दुधारू पशु का पालन किया, उसके माध्यम से वो क्या करते थे? उनका क्या बढ़ाते थे? दूध प्रोडक्ट, यानी मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध उत्पादों के द्वारा क्या है? व्यापार के माध्यम, दूध उत्पादों के व्यापार के माध्यम से कार्य करते थे। ठीक है, व्यापार के बारे में आएंगे तो भूटांत्रिक व्यापार को एक्सप्लेन कर देना बाद में। ठीक है, ये भूटांत्रिक व्यापार चीन के साथ व्यापार करते थे, और आज की नहीं सदियों की बात है। और चीन से ये क्या करते थे? चीन से कुछ हाथ की बनी हुई चीजें हैं, कुछ चीजें आयात करते थे, और यहाँ पर से खाद्य पदार्थ चीन मतलब तिब्बत को निर्यात करते थे। ठीक है, साथ ही साथ में जो वहां से लाए, तिब्बत से जो सामान लाए, उनको यहाँ के जो मेले लगते हैं, जो प्रमुख मेले लगते हैं, उन मेलों में क्या करते थे? बेच देते थे। आय प्राप्त हो रही। ठीक है, समझिए, क्लियर है ना? इसको धीरे धीरे आपका जो सोचने का समझने का विकास धीरे धीरे होगा, लेकिन साथ साथ में आप थोड़ा सा अपने दिमाग को वो करते रहिए, क्या कीजिए? थोड़ा रिफ्रेश कर दीजिए, मतलब चलाते रहिए। क्लियर है? अगला लिखो, क्या लिखा आपने यहाँ तक इसमें? ठीक है, प्रमुख थी जिनसे ये ऊन उत्पादन कर या ऊन प्राप्त कर, जिनसे ये ऊन प्राप्त कर, ऊन प्राप्त कर जीविका चलाते थे, जीविका चलाते थे। ठीक है, जीविका चलाते थे। अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको? घुमंतु थे। क्या थे? घुमंतु थे। तो जब घुमंतु थे, ऋतु प्रवास करते थे, तो क्या घर बनाएंगे? मजबूत नहीं बनाएंगे। अब पहाड़ों में आपने कमजोर घर बनाया तो मतलब भालू आ गया और उठा के ले गया आपको। फिर बनाओ घर, कहाँ बनाओ? ठीक है, तो आवश्यक क्या था? अगर घर होगा तो कैसा होगा? मजबूत होगा। लेकिन ये ऋतु प्रवास कर रहे हैं, तो घर कैसे बनाएंगे? मजबूत नहीं बनाएंगे, या घर ही नहीं बनाएंगे, तो रहेंगे कहाँ? गुफाओं में, पेड़ों में कहाँ रहेंगे भाई? को- हाँ, गर्मियों में रह सकते हैं। ठीक है, पेड़ों में सोएंगे कैसे? हाँ, ट्री हाउस उनको, हाँ ट्री हाउस हो सकता है। ठीक है, ट्री हाउस भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना, भालू को भी पेड़ चढ़ना आता है। और फिर आपका आज बाघ। ठीक है, बाघ मतलब वैसा वाला बाघ नहीं, गुलदार, उसको भी चढ़ना आता है पेड़। फिर वो ट्री हाउस आप ही का बनाएगा वो अच्छी तरह। है। हाँ, तब ठीक है, गुफा में बंद हो जाएगा जो भी हो जाए। है। ठीक है। हाँ, जो भी है। हाँ, अपने अपने इनोवेशन किए होंगे उनने, ऐसा थोड़ी है। जो मैं ही कह रहा हूँ वही सही है। कोशिश की होगी उन्होंने पेड़ पे जाने की। क्लियर है? समझिए। तो क्या? नहीं है। अंदर होगा देखो। 2 बजे के बाद देखो। चलो मिलते हैं। कहाँ थे आप? हाँ, गुफाओं में। ठीक है, गुफाओं में रह गया। ठीक है। हाँ, तो ये लिखो जरा इसमें। अगला पॉइंट लिख लो इसमें। ठीक है, ये अधिकांशतः गुफाओं में निवास करते थे। ये अधिकांशतः गुफाओं में निवास करते थे। ये अधिकांशतः गुफाओं में निवास करते थे। अगला। ठीक है। ठीक है, अगला देखो। ये प्रजाति या किरात प्रजाति, किरात प्रजाति, किरात प्रजाति पशुपालन के साथ साथ, किरात प्रजाति पशुपालन के साथ साथ, किरात प्रजाति पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी संलिप्त थे। किरात प्रजाति पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी सम्मिलित थे। पेन से लिख लो, कोई पेन नहीं?
कोई पेन होगा, पेन से लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा आपने? किरात प्रजाति कृषि के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी सम्मिलित थे। ठीक है, यहां तक लिख दिया आपने? ठीक है, यानी सम्मिलित है। तथा, तथा गेहूं, जौ, गेहूं, जौ, कपास आदि, गेहूं, जौ, कपास आदि, आदि तत्वों का उत्पादन करते थे। आदि तत्वों का उत्पादन करते थे। ठीक है, और इनका एक प्रिय भोजन था, प्रिय पेय पदार्थ था या भोजन था जो भी, सत्तू। सुना है आपने सत्तू? खाया है? खाना चाहिए। अब गर्मियां आ गई हैं, सत्तू खाना चाहिए। ठीक है, और आजकल तो आंगनबाड़ी में फ्री में मिलता है। ठीक है तो क्या है, इनका प्रिय भोजन क्या था? सत्तू था। और इनकी एक भाषा थी, भाषा का नाम है मुंडा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो। किरातों की, किरातों क्या, किरातों की प्रमुख, किरातों का प्रमुख, प्रमुख खाद्य पदार्थ सत्तू था। और बिहार वाले जो क्षेत्र है ना, इससे पहले कोल भी जो था, कोल ना, कोलों का भी प्रमुख खाद्य पदार्थ भी सत्तू था। ठीक है, कोलों का था। और ये जो कोल किरात वगैरह है आज की डेट में बिहार वाले क्षेत्र में है। और जो बिहार, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इनका प्रमुख जो खाने का है वो क्या है? सत्तू। सत्तू बनता किससे है? चने से। और चने से बनता है तो ऑब्वियसली इसमें क्या, हाई एनर्जी रहेगी। ठीक है, समझिए, हाई एनर्जी वगैरह रहेगी। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, लिख दिए? ठीक है और वही इससे पहले कि भाई सत्तू था प्रिय भोजन, और साथ साथ में शहद, मांस, मदिरा वगैरह का, इन सब का ये सेवन करते थे। ठीक है, अगला, जैसे और इसके अलावा अगला पॉइंट लिखो। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं कुछ, किरातों की। तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इनकी? है, हाँ हाँ हाँ, इनकी भाषा, अगला पॉइंट है इनकी भाषा या बोली, भाषा या बोली जो भी है, भाषा या बोली मुंडा, मुंडा, मुंडा थी। ठीक है, भाषा और बोली क्या थी इनकी? मुंडा थी। ठीक है, और ये मुंडा भी जो जनजाति है आज की डेट में, मुंडा जनजाति, ये झारखंड की प्रमुख जनजाति है, प्रमुख जनजातियों में से एक है। ठीक है, अगला। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था है इनकी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में किरातों में, किरातों में, किरातों में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। किरातों में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। साथ ही, साथ ही सामाजिक प्रथाओं में, साथ ही सामाजिक प्रथाओं में कठोरता का अभाव था। साथ ही सामाजिक प्रथाओं में कठोरता का अभाव था। ठीक है, सामाजिक कठोरता मतलब परिवार में, हाँ हाँ, और मतलब कहने का सामाजिक कठोरता का मतलब होता है कि आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। समाज के हिसाब से चलना का मतलब है कि भाई जो समाज में जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है या फिर आचार संहिताएं बनी है। ठीक है, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों में बेसिकली इतनी ज्यादा सामाजिक कठोरता नहीं है। ठीक है, अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है, ठीक है, तो शादी में, विवाह में इतना ज्यादा विघ्न नहीं होता है। ठीक है, नहीं, इतना ज्यादा विघ्न नहीं होता है, परिवार वाले इजिली मान जाते हैं। धर्म वर्म का थोड़ा बहुत चक्कर होता है, जाति वाति का, लेकिन इससे ज्यादा कोई चक्कर नहीं होता, थोड़ा बहुत नॉर्मल, इतनी कठोरता नहीं है। अगर किसी ने
किसी परिवार ने, पहाड़ों में अगर बात करते हैं, अगर कोई अंतर जातीय विवाह करता है, क्या करता है, अंतर जातीय विवाह करता है, तो परिवार वाले इतना ज्यादा भी नहीं कटते। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं किसकी, प्लेन्स की बात करते हैं, या प्लेन्स की बात करते हैं, या फिर जो उत्तर प्रदेश वगैरह इन क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इनमें सामाजिक कठोरता अधिक है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक कठोरता से ये आप समझ सकते हो कि जैसे कि जो अभी समय चल रहा है, समय चल रहा का मतलब है कि व्यवस्थाएं हैं जो उत्तर भारत की व्यवस्थाएं, कि इसमें चाचा, बुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि बुआ या मामा की लड़की से शादी नहीं करते। ठीक है, भाई और बहन के, मतलब समझ रहे हो, बुआ और मामा की लड़की से शादी नहीं करते। इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि आप जितना ज्यादा रिलेशन, जितना ज्यादा दूर बनाओगे, उतनी ज्यादा जो जीन की ना विविधता आएगी। क्या आएगी, जीन की विविधता आएगी। और जीन की विविधता आएगी, फिर जो समाज में जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, वो उनके पास विविधताएं ज्यादा होंगी। ठीक है, और अगर एक ही परिवार में विवाह कर दिया, तो इससे अनुवांशिक विविध, अनुवांशिक जो बीमारियां होती है ना, वो आ जाएंगी। ठीक है, अनुवांशिक बीमारियां आ जाएंगी, और फिर जो समाज का जो विकास होना है वो नहीं हो पाएगा। तो इनमें सामाजिक कठोरता नहीं थी, सामाजिक कठोरता नहीं थी, उसका सबसे बड़ा मतलब कि उससे ये है कि ये बुआ और मामा की बेटी से क्या कर सकते हैं, बेटा बेटी से विवाह कर सकते थे आराम से। क्लियर है, समझे, इसको बोलते हैं, ये सामाजिक कठोरता का एक और था। तो आपने क्या लिखा, सामाजिक कठोरता का अभाव था। ठीक है, वे मामा तथा बुआ के लड़के लड़कियों से विवाह कर सकते थे। वे मामा तथा, वे मामा तथा बुआ के लड़के लड़कियों से विवाह कर सकते थे। वे मामा तथा बुआ के लड़के लड़कियों से विवाह कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है। और एक और चीज है, जो जनजाति होती है ना, जनजातियां, उन जनजातियों में स्त्री सम्मान या स्त्री का सशक्तिकरण बहुत ज्यादा होता है, अन्य जनजातियों की अपेक्षा, अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जनजाति लोग हैं, वो किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं। और जब समूह में रहते हैं तो पूरे समूह में क्या है, सबकी महत्ताएं होती हैं। किसी एक के आधार पर क्या है, घर शासन नहीं चलता। जनजाति कुछ लोग क्या है, घर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। आगे खसों में और किसमें, भोटियों में, मैं आपको बताऊंगा तो भाई उनके पारिवारिक स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, औरतें ज्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं, औरतें क्या है, ज्यादा इंडिपेंडेंट होती हैं बाकी समाजों के मुकाबले। ठीक है, रूढ़ियां कम होती हैं। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, अगला, किरातों का जीवन धर्म प्रधान था। किरातों का जो जीवन था वो कैसा था, धर्म प्रधान, यानी धर्म की महत्ता थी। और प्राचीन काल से अभी तक धर्म की महत्ता हर प्रजाति, हर संस्था में है। ठीक, किरातों का जीवन धर्म प्रधान था। हाँ, यानी धर्म की महत्ता थी। किरातों का जीवन धर्म प्रधान था। ठीक है, ये बहुदेववाद के समर्थक थे। बहुदेववाद मतलब, बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवता, बहुदेववाद के समर्थक के साथ साथ, बहुदेववाद के समर्थक के साथ साथ प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति के उपासक थे। प्रकृति के क्या थे, ये उपासक थे। प्रकृति के उपासक थे। ठीक है, समझिए, यानी प्रकृति पूजा पे भी क्या विश्वास करते थे। और प्रकृति पूजा के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसकी पूजा करते थे, भगवान शिव इनके क्या थे, आराध्य थे। ठीक है, क्या थे ये? भगवान शिव क्या थे, इनके आराध्य थे। अगला पॉइंट लिखो, भगवान शिव इनके आराध्य थे तथा भूत प्रेतों में ये लोग विश्वास करते थे। भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब में क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। ये आम सी बात है। और ये जब आप जनजाति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में लिख रहे हो, तो ये इन पॉइंटों को ध्यान में रखिए। और ध्यान रखिएगा, हर चीज क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ये इन शिव इनके आराध्य थे तथा भूत प्रेत एवं जादू टोना में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट, कुछ फैक्ट है।
फैक्ट है। ठीक है। फैक्ट ये है पहला कि जो अर्जुन है, अर्जुन ने किरातों के साथ युद्ध किया था महाभारत के। ठीक है, महाभारत में क्या, महाभारत है, महाभारत में अर्जुन ने किसके साथ युद्ध किया था? किरातों के साथ युद्ध किया था। वो क्षेत्र है विल्लभ केदार वाला क्षेत्र, विल्लभ केदार या शिव प्रयाग वाला क्षेत्र है। क्लियर है? तो लिखो, महाभारत के महाभारत के वन पर्व के अनुसार, महाभारत के वन पर्व के अनुसार, महाभारत के वन पर्व के अनुसार, महाभारत के वन पर्व के अनुसार अर्जुन ने, अर्जुन ने किरातों के साथ युद्ध किया था, किरातों के साथ युद्ध किया था। ठीक है। बेसिकली कथा इसके पीछे ये है कि भाई कौन तपस्या कर रहे थे? अर्जुन तपस्या कर रहे थे। और जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे तो वहां पर शिव जी इनकी परीक्षा लेने आए। कौन आए? शिव जी क्या है, इनकी परीक्षा लेने आए। और ब्रह्मास्त्र के लिए, हाँ शायद ऐसी है। हाँ होगा शायद। ठीक है। लेकिन क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो शिव जी क्या थे, इनका इनकी परीक्षा लेने आए। और जब शिव जी इनकी परीक्षा लेने आए तो फिर इन्होंने अपने अतुल्य साहस से क्या है, शिव जी को टक्कर दी। ठीक है, और टक्कर दी, फिर शिव जी ने बोला वाह मजा आ गया लड़के। उसके बाद क्या है, इनको आशीर्वाद दिया, ब्रह्मास्त्र वगैरह जो दिया होगा, ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, क्या दिया? पशुपताशक अस्त्र दिया। ठीक है, हाँ मतलब जो भी दिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उनका, उनका जो, उनके जो बेल्ट में गोला बारूद जो थे वो अधिक बाण में, कुनीत में अधिक बाण भर दिए। ठीक है, क्लियर है? समझिए ना यहाँ तक। इसके अलावा एक और लिखो, बाण भट्ट ने क्या किया, बाण कादम्बरी किसने लिखी? वो तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, कादम्बरी ने, कादम्बरी जो है बाण भट्ट ने लिखी थी। इसने भी हिमालय में, किसने, हिमालय में किरातों की पुष्टि की है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, बाण भट्ट, बाण भट्ट की कादम्बरी, बाण भट्ट की कादम्बरी, बाण भट्ट किसके समय का था? और बाण भट्ट ने एक और चीज लिखी थी, कादम्बरी तो बना दी मैंने, बता दी मैंने, और एक और चीज। हाँ हाँ सही बता रहे, बताओ। हर्ष चरित्र। ठीक है, ठीक है, हर्ष चरित्र, राजा हर्ष के बारे में लिखा था। तो क्या लिखा आपने? बाण भट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों की, किरातों के निवास की पुष्टि करती है, किरातों के निवास की पुष्टि करती है। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा रघुवंश किसकी है? रघुवंश, हाँ, रघुवंश किसकी है? रघुवंश है कालिदास की। किसकी? कालिदास की। कालिदास का उल्लेख बार बार आ रहा है, तो कालिदास ने अपने रघुवंश में भी किसकी, इसके अलावा इसके अलावा रघुवंश में कालिदास ने, रघुवंश में कालिदास ने भी किरातों की पुष्टि की है, कालिदास ने भी किरातों की पुष्टि की है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं अगला, अगला किसको लगे, अगला जनजाति खस। हार्डिंग डालो खस, खस, खस जनजाति। देखो, खस जो जनजाति है, ठीक है, कब आती है? किरातों के बाद आती है। कब आती है? किरातों के बाद आती है। और जब ये किरातों के बाद आती है तो जैसे ही खस आते हैं तो क्या, खस को, खस किरातों को मार के भगा देते हैं। और जब किरातों को मार भगाते हैं तो इस क्षेत्र में कौन अधिकार कर लेता है? खस अधिकार कर लेते हैं। खस भी किरातों की तरह मंगोल प्रजाति के थे। किससे संबंधित थे? गोल प्रजाति के थे। ठीक है, कहाँ के? मंगोल प्रजाति के।
लेकिन इनका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन था किरातों के मुकाबले थोड़ा सा, मतलब इनका जो कॉम्प्लेक्शन था यानी रंग रूप था किरातों की उससे थोड़ा सा ज्यादा फेयर था। क्लियर है? इसके अलावा खस जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये था कि महाभारत में खसों का उल्लेख होता है। किसका? महाभारत से, महाभारत में होता है खसों का उल्लेख, जहां पर खस क्या करते हैं, किसकी तरफ से लड़ते हैं? कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ से। और मैंने आपको ये स्कंद पुराण के बारे में बताया था कि केदार खस मंडले, केदार खस मंडले के बारे में भी उल्लेख कर रखा है। और जब केदार खस मंडले है तो इसका मतलब क्या है? खसों का यहाँ पर क्या होगा? निवास होगा। ठीक है। इसके अलावा जो अगर खस बात करते हैं तो खस आज भी है। ठीक है, खस क्या है? आज भी है, और इनको एक खसिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, खसिया के रूप में भी सूचित किया जाता है। लेकिन चूंकि 1855 के आसपास, किसके आसपास? 1885, सॉरी, 1885 के आसपास खसों को क्या है? एक अनुसूचित जाति में रख दिया, यानी निम्न जाति में रख दिया। ठीक है। प्रारंभ से ये क्या है? हष्ट पुष्ट बलिष्ठ थे, साथ साथ में युद्ध में अच्छे थे। और युद्ध में अच्छे थे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार क्या है? जीतते रहे। ठीक है, समझिए, क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी किस कब 1885 में खसों को, 1885 में खसों को क्या कर दिया? अनुसूचित जाति या निम्न जाति में रख दिया। और आज भी खस क्या करते हैं? अपने आप को एक राजपूत के रूप में मतलब राजपूत के रूप में प्रदर्शित करते हैं अपने को। और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में, ठीक है, आज, ठीक है, आज जो उत्तराखंड की खस जनजाति और जो बाहर से आई जनजाति है, ठीक है, ये राजस्थान वगैरह क्षेत्र से जो आई है जनजाति, इनमें डिफ्रेंशिएट करना क्या है? आसान नहीं है। ठीक है, घुल मिल गए हैं सब कुछ। क्लियर है? तो लिखो जरा, कुछ लिखो इसमें। इसमें लिखो। ठीक है, इसमें लिखो सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में खस जाति, खस प्रजाति, जाति नहीं प्रजाति लिखना, हाँ। उत्तराखंड में खस प्रजाति यानी स्पीसीज, ट्राइब, उत्तराखंड में खस प्रजाति एक महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण पूरा प्रजाति है, एक महत्वपूर्ण पूरा प्रजाति है, जो किरातों के उपरांत, जो किरातों के उपरांत उत्तराखंड में आई, जो किरातों के उपरांत उत्तराखंड में आई। ठीक है, क्लियर है? और ये जो जाति है, प्रजाति है, ये आज भी कहाँ निवास कर रही है? उत्तराखंड में। ठीक है। किरातों, इन्होंने किरातों का क्या है? जंगल वगल में भगा दिया, इधर उधर भगा दिया, या फिर किरातों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। तो फिर समाज का विकास धीरे धीरे होता रहता है। क्लियर है? अगला, अगला लिखो। ठीक है, अगला लिखो। पुराणों, खसों, खसों के संबंध में, खसों के संबंध में, खसों के संबंध में, खसों के संबंध में पूरा भारतीय तथा अभारतीय लेखों से, खसों के संबंध में पूरा भारतीय तथा अभारतीय लेखों, खसों के संबंध में पूरा भारतीय, पूरा भारतीय मतलब पूरा पुराणिक प्राचीन भारतीय, ठीक है, पूरा भारतीय तथा अभारतीय लेखों ने विस्तृत जानकारी दी है, विस्तृत जानकारी दी है खसों के संबंध में, जिसमें, जिसमें महाभारत, जिसमें महाभारत, मनुस्मृति, जिसमें महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ है। ठीक है, आदि भारतीय ग्रंथ है, आदि भारतीय ग्रंथ है।
आदि भारतीय ग्रंथ है। वहीं वहीं टालमी, वहीं टॉलमी यानी टालमी, वहीं टॉलमी, प्लिनी, और वहीं टॉलमी और प्लिनी के लेखों से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। के लेखों से भी इनकी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? ठीक है। महाभारत में मैंने आपको क्या बताया था? कौरवों की तरफ से लड़ाई की। और कौरवों के साथ साथ महाभारत में क्या हुआ, अर्जुन ने जब दिग्विजय युद्ध या युधिष्ठिर ने 10 राज युद्ध या दिग्विजय युद्ध कर रहे थे, तो उस समय क्या है, उस समय खसों पर भी क्या है, विजय प्राप्त की। किसने? महाभारत में युधिष्ठिर ने। ठीक है, तो आवश्यक था ना कि चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना अपने आप को। और अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कैसे घोषित करना? ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने का एक ही माध्यम है, युद्ध या फिर संधि। कि जहां से हम जिस भूमि पर हाथ रखेंगे, पैर रखेंगे, वो भूमि किसकी है? हमारी है। या फिर युद्ध लड़ो हमसे, या फिर चुपचाप मान जाओ। तो बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो चुपचाप मान जाते थे, बहुत सारे क्या, युद्ध लड़ते थे। और जो युद्ध लड़ते थे हार जाते थे, फिर अब कर तो देना ही है। तो उसके बाद नजराना, कर वगैरह सब देते थे। वैसे ही आप मध्यकालीन भारत में पढ़ोगे। मध्यकालीन भारत में जब चंद और कौन सा, पवार वाले क्षेत्र, पहले तो ये कुछ रूप से क्या थे, स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र थे। और उसके बाद फिर मुस्लिम शासक आएंगे। और मुस्लिम शासक कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या है, कुमाऊं के पूर्वांचल वाले क्षेत्र में क्या है, आधिपत्य स्थापित करने की। और आधिपत्य स्थापित करेंगे, लेकिन हमारे जो चंद हैं या पवार हैं जो शासक हैं, उनसे लड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शासक होंगे जो क्या करेंगे, इनके साथ संधि कर लेंगे, जैसे लक्ष्मी चंद। और भी आगे बताएंगे हम। ठीक है। या फिर आपने सुना होगा पृथ्वीपति शाह के बारे में, जिन्होंने किसके, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को वापस करने से मना कर दिया था। हाँ, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को वापस करने से मना कर दिया। लेकिन पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, उसने क्या है, धोखे से दे दिया गया। ठीक है, समझिए। तो भाई वो भी जवान थी, वो भी राजा महाराजा थे। ठीक है, शासन उन्होंने भी किया। ठीक है, समझिए ना, तो ये चीजें हैं। अगला लिखो। ये लिखने की जरूरत है कि भाई यहाँ लिखा ये है। अगला लिखो आप। अगला एक पॉइंट लिख लो। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार, महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग, खस लोग, खस लोग महाभारत के युद्ध में, खस लोग महाभारत के युग युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, क्लियर है? अगला लिखो। सभा पर्व के अनुसार खस लोग कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार, जैसे पार्ट्स है ना, अध्याय, महाभारत पूरा है तो महाभारत कुछ अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक है, तो अध्याय जैसे कि पन वन पर्व, सभा पर्व, या फिर स्वयंवर वाला अलग अलग क्षेत्र। ठीक है, हैं? तो वो जो क्षेत्र है वो मतलब कि अलग अलग भागों में, अलग अलग उसमें चैप्टर से बटा हुआ है। तो उस चैप्टर को क्या है, एक्सप्लेन कर रखा है वहां पर। तो सिंपल हम ये लिख सकते थे, ऐसा कुछ वो नहीं है। हम सिंपल ये लिख सकते हैं, महाभारत में खसों ने किसकी तरफ से किया, कौरवों की तरफ से युद्ध किया। ठीक है, क्लियर है? या फिर मैंने आपको थोड़ा सा एक स्पेसिफिक बता दिया, किसकी तरफ से, सभा पर्व पे। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इन, ये देखो, ये जो छोटी छोटी चीजें ना आप गैदर करोगे, तो आपको अंत में ये चीजें आपको फायदे होंगी ऐसे में। किसमें? ऐसे में। जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो कोई भी जैसे फिलोसफी वाला ऐसा लिखोगे, ठीक है, फिलोसफी वाला ऐसे लिखोगे, तो क्या है, वहां पर आपको काम आएगा।
जब आपको चीजें पता होंगी, धीरे धीरे चीजें पता होंगी, तो उसके बारे में, जैसे कि कल मैंने आपको विष्णु के 10 अवतार बताए थे, आपको सारे याद नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आज आपने 4 पढ़े, कल 4 पढ़े, कभी और 2 पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि विष्णु के प्रथम अवतार कौन थे? मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर वामन, फिर आपका कौन आता है वामन के बाद? फिर परशुराम, फिर राम, फिर कृष्ण, फिर बुद्ध, और लास्ट में कल्कि। ठीक है, 10 अवतार। तो ये चीजें क्या है, कहीं साइंटिफिक रूप से अगर आपने लिखना हो, या फिर फिलोसफी को कहीं आपने ऐसे में या उसमें लिखना हो, तो आप बता सकते हो चीजों को। ठीक है, समझिए। तो ये चीजें आपके धीरे धीरे चीजें, जब इंफॉर्मेशन जुड़ती है ना, तो इंफॉर्मेशन से धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। क्लियर है? अगला देखो, अगला लिखो जरा। ठीक है, अगला लिखो। इसमें लिखो। अब आपको ये पता है कि भाई वर्तमान में जो खस है वो कहाँ है? ठीक है, यही है। ठीक है, आपने ये लिखा खस मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, लिखो इसमें अगला पॉइंट। खस, खस भी, या खस ऐसे लिखो, खस उत्तराखंड की, खस उत्तराखंड की। ठीक है, मूल जनजाति, खस उत्तराखंड की मूल जनजाति, मूल जनजाति, खस उत्तराखंड की मूल जनजाति, जो मंगोल प्रजाति से संबंधित थे। जो उत्तराखंड, जो क्या, मंगोल प्रजाति से संबंधित थे, मंगोलों की ही भांति, मंगोलों की ही भांति खस लोग। ठीक है, मंगोलों की भांति खस लोगों का, खस लोगों की शारीरिक संरचना थी। ठीक है, अब खसों से कहीं कहीं, खस जो है वो कश्मीर से भी आए, ऐसा कहा जाता है। कहाँ से? कश्मीर वाले क्षेत्र से। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है भाई खस लोग कहाँ से, मध्य एशिया से भी आए थे। ठीक है, तो इनके बारे में अलग अलग विचारें हैं, अलग अलग चीजें हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी है, किसी किसी ने ऐसा लिखा है इतिहासकार ने, कि जो खस का है वो मूल प्रजाति कहाँ के थे? उत्तराखंड के ही थे। समझिए, मतलब उत्तराखंड के ही, यहीं के जनजातियां थे, यहीं बने हैं, यहीं सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो खसों को विदेशी कहना वो भी सही नहीं। ठीक है, अलग अलग के उससे। ठीक है, अगला लिखो। शारीरिक संरचना मंगोलों की भांति थे, मंगोलों की ही भांति था। ठीक है, मंगोलों के जैसा था। अब मंगोलों के जैसा लिखाऊं, बाद में क्या लिखाओगे? और ध्यान रखना कि जब मेंस वगैरह में ये आंसर वगैरह लिखोगे ना, तो आप सिर्फ पर ये लिख सकते हो, कोल जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलिट, प्रोटो ऑस्ट्रेलिट के समान थे। आपने सिंपल ये लिख दिया, एग्जामिनर समझ गया। हमने ये लिखा कि भाई किरात जो थे वो किसके थे? मंगोलाइट संबंधित थे। और जैसे मंगोलाइट के संबंध थे, तो एग्जामिनर क्या है, समझ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आपको विषय वस्तु का ज्ञान है, बस आप बखान नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझिए। इससे आपका जो आंसर है वो शब्द सीमा अनावश्यक ना लिख के, आप अपने शब्द सीमा में आंसर को क्या कर सकते हो? वाइंड अप कर सकते हो। अगला लिखो। ठीक है, अगला लिखो। खसों के आजीवन का प्रमुख स्रोत, खसों के आजीवन का प्रमुख स्रोत कृषि एवं पशुपालन था। खसों के आजीवन का प्रमुख स्रोत कृषि एवं पशुपालन था। कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन था। किरातों की ही भांति, अगला पॉइंट, किरातों की ही भांति ये अपना जीवन यापन करते थे। किरातों की ही भांति ये अपना जीवन यापन करते थे।
ठीक है, अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं भाई, किरात में जो आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, भाई कैसा कैसा जीवन यापन करते थे एक ऋतु प्रवास को छोड़ के कहीं कहीं, बाकी अपना जीवन यापन कैसे करते थे वो किरातों की भांति करते थे। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि पूर्व की जनजातियों के भांति, ठीक है, ऑब्लिक करके ऐसे लिख सकते हो कि पूर्व की जनजातियों के भांति ही किरात भी अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, ऑब्लिक करके लिख सकते हो, पूर्व की जनजातियों के भांति ही किरात अपना जीवन यापन करते थे। क्लियर है, समझिए। एक ही शब्द है, एक ही चीज है, बस क्या है आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशंस। अगला, अगला लिखो। अगला, खस वीर योद्धा थे, खस एक लड़ाकू प्रजाति थी। अगला पॉइंट, खस एक लड़ाकू प्रजाति थी, खस एक लड़ाकू प्रजाति थी जिन्होंने जिन्होंने महाभारत काल से लेकर काल तक, जिन्होंने जिन्होंने महाभारत काल से लेकर मुगल काल तक, जिन्होंने महाभारत काल से लेकर कहां तक, मुगल काल तक अच्छे सैनिक दिए, अच्छे सैनिक, अच्छे सैनिक, या जिन्हें, ऐसे लिखा, जिन्हें महाभारत काल से लेकर मुगल काल तक अच्छे सैनिकों के रूप में जाना जाता था, अच्छे सैनिकों के रूप में जाना जाता था, एवं 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 इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, एवं इन्होंने अपनी वीरता का परिचय वर्षों तक दिया या सदियों तक दिया, वीरता का परिचय सदियों तक दिया, सदियों तक दिया, तथा तथा उत्तराखंड के क्षेत्र पर या उत्तराखंड की भूमि पर, तथा उत्तराखंड की भूमि पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, बनाए रखा, अधिप उत्तराखंड की भूमि पर अपना आधिपत्य बनाए रखा, अपना आधिपत्य बनाए रखा। मुगल काल तक ही होगा, मुगल काल के बाद क्या है, मुगल काल के बाद व्यवस्था कैसे आ गई, गोरखाली आ गए, गोरखाली के बाद फिर अंग्रेज आ गए। ठीक है, चंद और पवार के साथ को एग्जिस्टेंस में रहते थे, बहुत सारे जो खस वगैरह हैं किसकी तरफ से लड़े, चंदों में भी लड़े, चंदों के सैनिक में भी लड़े हैं, और पवारों के सैनिकों में भी रहे हैं। ठीक है, मूलतः है उत्तराखंड की जनजाति थी। ठीक है, खस को, क्लियर है, समझिए। इसके बाद अगला लिखो। अगला, खसों का सामाजिक जीवन सरल था, सामाजिक जीवन सरल था, खसों का सामाजिक जीवन सरल था। जाति भेद का प्रचलन होगा, जाति भेद का प्रचलन, जाति भेद का प्रचलन नहीं होगा, पूरा जाति ना, जाति भेद का प्रचलन नहीं था। तथा था कोलो और किरातों की भांति ही, क्या लिखा है, तथा कोलो और किरातों की भांति ही इनका सामाजिक, इनके सामाजिक, या कोलो के भांति, कोलों और किरातों के भांति ही इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी। साथ ही साथ ही इन जनजातियों के साथ, साथ ही इन जनजातियों के साथ इनके सौहार्दपूर्ण संबंध भी थे, साथ ही इन जनजातियों के साथ, इन जातियों के साथ इनके सौहार्दपूर्ण संबंध भी थे, यानी अच्छे संबंध थे, आप कब तक लड़ते रहेंगे। साथ ही इन जातियों के साथ या प्रजातियों के साथ इनके सौहार्दपूर्ण, यानी गुड रिलेशन, सौहार्द, सौहार्दपूर्ण, सौहार्द, हार्दपूर्ण, ठीक है, सौहार्दपूर्ण, दो के नीचे रॉ, सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित। ठीक है, फर्स्ट बार लिखना इसमें 1885 में, 1885 में ब्रिटिश युग में,
1885 में ब्रिटिश युग में, ब्रिटिश युग में खसों को, खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। खसों को शूद्र वर्ण में सम्मिलित किया गया 1885। पश्चात अगला, खसों में, खसों में अनेक सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी। खसों में अनेक सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी जिनमें निम्न है। खसों में अनेक सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी जिनमें निम्न है। पहला सामाजिक प्रथा जैसे थी घर जवाई। ठीक है। आपने एक व्यवस्था सुनी होगी ठेकुआ। ठीक है, सुना है? टेकुआ या ठेकुआ? टेकुआ। ठीक है, टेकुआ, टेकुआ व्यवस्था। ठीक है। क्या होता है घर जवाई, टेकुआ, और एक झटेला, झटेला। ठीक है, और एक व्यवस्था का और उल्लेख है इनमें। ठीक है, जेठों, 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 जेठों। ठीक है, हाँ, जेठों। ठीक है, सबसे पहले कौन सी? घर जवाई। घर जवाई क्या होगा? लड़की घर में रहेगा, क्या दिक्कत हो रही है? लड़की जा सकती है, लड़का क्यों नहीं जा सकता? नहीं, अब तो घर जमाई का सिस्टम दोबारा चलाना पड़ेगा। इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि अब लड़के नौकरी नहीं कर रहे, लड़कियां नौकरी कर रही। लड़के क्या करेंगे? चूल्हा, चूल्हा वगैरह संभालेंगे। वैसे अब समानता आ रही है, काफी हद तक समानता आ रही है समाज में। क्या चीजें बदल रही हैं। ठीक है, और चीजें बदल रही तो अच्छा है, लेकिन एक दिन में नहीं बदलेंगी, ना ही एक रात में बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगे। अब पुराने जमाने के जो लोग थे, ठीक है, जो जैसे आपके पापा वगैरह होंगे, आपकी मम्मी की हेल्प करना भी चाह रहे होंगे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था उनको नहीं करने देगी। सामाजिक व्यवस्था नहीं करने दे, अरे क्या करेगा, करने दो उसको, काम खुद करेगी। नहीं, लेकिन आज के क्या है, आज के पुरुष थोड़ा सा सभ्य हो रहे हैं। सभ्य होने का मतलब है इंसान बन रहे हैं, पुरुष बन रहे हैं। ठीक है, हैं? उतना, उतना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, पुरुष बन रहे हैं सही अर्थों में। ठीक है, और पुरुष बन के क्या है, स्त्री की सहायता कर रहे हैं कुल मिला के। और सही बात है भाई, एक घर का संचालन होता है और एक समाज चलता है। समाज ना ही पुरुष से अकेला चलने वाला, ना ही स्त्री से अकेला चलने वाला। अभी तक समाज का बोझ सिर्फ और सिर्फ नारी उठा के चल रहे थे, स्त्री उठा के चल रहे थे। और समाज में क्या है, समानता जब आएगी, समानता आएगी तो फिर जो समाज का बोझ है वो नारी और पुरुष दोनों मिलकर उठाएंगे, तो समाज हमारा ज्यादा अच्छी तरह प्रगति करेगा। आपको ये पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने टारगेट रखा है 2047 तक हम क्या होंगे, विकसित भारत, यानी विकासशील से क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। तो क्या विकसित करने में केवल और केवल अकेला पुरुषों की भूमिका होगी? आधी जनसंख्या काम कर रही है और आधी जनसंख्या घर में बैठेगी, ऐसा हो सकता है? हम्म, नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो इसीलिए इस सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं स्त्री सशक्तिकरण के लिए। और स्त्री सशक्तिकरण पंचायत से लेकर संसद तक काम हुआ है। आपको पता है कि 106वां संवैधानिक संशोधन बिल, एक्ट, सॉरी, बिल तो 128वां है, लेकिन एक्ट कौन सा, 106वां। ठीक है, नारी, नारी शक्ति वंदन विधेयक। ठीक है, बिल है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को कितना, संसद में या विधायिकाओं में कितना परसेंट आरक्षण दे रखा, 33% आरक्षण दे रखा। तो एक सकारात्मक कदम है, महिला कम से कम अपने अधिकारों, जैसे प्रधानपति का नाम सुना होगा आपने, सुना है कि भैया महिला की सीट आएगी तो पूर्व प्रधान ने किसको भेज दिया, अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। तो अपनी पत्नी को खड़ा करके शासन कौन चला रहा है, प्रधानपति। लेकिन पत्नियां भी समझदार हो गई अब। गांव में महिला मंगल दल आपने सुना होगा,
बन रहे हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा अगर होती है, कुछ भी होता है, तो महिलाएं सारी आके एकत्रित हो जाती हैं। और इन्हीं महिला मंगल के दलों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, सहायक समितियां चलाई जा रही हैं, सहकारी समितियां चलाई जा रही हैं, जहां पर महिलाएं अपने रूप से खुद स्वयं सशक्त, आत्मनिर्भर हो रही हैं। और जब महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं, यानी पैसा जब आता है, जब पैसा आता है तो क्या क्या होता है, घर में जिसके कमाई से पैसा आ रहा है उसकी चलती है नहीं चलती है, चलती है ना। तो इसीलिए क्या है, आवश्यक है क्या है, महिलाओं को किसके साथ जुड़ना, रोजगार के साथ जुड़ना। रोजगार के साथ जुड़ेंगे तभी क्या है, अपना मत रखने में सक्षम हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने डिसीजन, मतलब परिवार के डिसीजन लेने में उनकी भूमिका अहम होती है। ठीक है, समझिए। लेकिन आज भी कुछ महिलाएं पीछे छूट रही हैं, पीछे छूट रही हैं। साथ ही साथ में पीछे छूटने का सबसे प्रमुख कारण एक है, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप रील। ठीक है, खैर अगर वो उससे फेमस हो जाए तो वहां से भी रेवेन्यू आ रहा है, वो भी अच्छा है। ठीक है, समझिए। लेकिन एक आध का आता है, बाकी टाइम पास कर रहे हैं। समझ रहे हो, 100 में से एक आध का आ रहा है, बाकी टाइम पास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनको देखने वाले वो भी टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ थे हम, ये व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो जिसमें घर जमाई की जो व्यवस्था है, घर जमाई का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या स्त्री जब खासकर घर में जो जमाई, घर जमाई की प्रथा है, इसमें समझाने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, एक दूसरी प्रथा है, कौन सा, जेठों, कौन सी, जेठो प्रथा। जेठो प्रथा का मतलब होता है जेठ, मतलब जेठी, मतलब बड़ा, जेठ मतलब बड़ा। जेठ मतलब यानी ऐसा होता है, संपत्ति का जब बंटवारा होता है तो संपत्ति के बंटवारे में सर्वाधिक भाग किसको मिलता है, बड़े भाई को। तो एक प्रथा है कि भाई संपत्ति का बंटवारा जब भी होगा तो सर्वाधिक संपत्ति किसको मिलेगी, बड़े भाई को। है कोई बड़ा भाई इनमें से, अब ना मिलता बराबर है, अब छोटा भाई को ज्यादा मिल जाए वो ठीक है। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद कौन सा, टेकुआ प्रथा है। कौन सी, टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रथा है। ठीक है, इन इसमें क्या है, कोई भी स्त्री, ठीक है, इसमें स्त्री कहने का मतलब, कोई भी स्त्री क्या है, किसी भी, अगर उसका पति मर गया, स्त्री का अगर पति मर गया है, तो पति मरने के बाद क्या है, वो भी किसी पुरुष को भी, किसी भी पुरुष को भी वैध या अवैध रूप से क्या है, अपने घर में रख सकती है। टेकुआ प्रथा जब वैध और अवैध रूप से रख सकती है, और साथ ही साथ में ये समझिए, ठीक है, और उनके जो पुराने बच्चे हैं, पुराने पति के बच्चे हैं, वो अवैध नहीं घोषित होंगे, या फिर इनके द्वारा जो बच्चे होंगे वो अवैध घोषित नहीं हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद झटेला प्रथा है। झटेला प्रथा क्या, झटेला एक है कि जिसमें क्या है, जिसमें ये कहा जाएगा कि दूसरी स्त्री से, ठीक है, दूसरी स्त्री या दूसरे पति से जो उत्पन्न बच्चा है उसको क्या कहा जाएगा, झटेला कहा जाएगा, झंटेला। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं है ना, इन सामाजिक व्यवस्थाओं ने आपने एक ये सीखना है कि ये सामाजिक व्यवस्थाएं किसी रूढ़ियों के साथ क्या है, बंधी नहीं हुई है। और जब रूढ़ियों के साथ बंधी नहीं है, जैसे पुराने जमाने में क्या विधवा प्रथा होती थी, विधवा, विधवा, अगर किसी आ, औरत का या किसी स्त्री का पति अगर मर जाए, ठीक है, अब मरना तो है ही, जब 80 साल के या 50 साल, 60 साल के व्यक्ति के साथ किसी 14, 13, 10 साल की लड़की का विवाह हो रहा है, तो पता है जैसी ही लड़की जवान होगी, मतलब 20, 22 साल की पहुंची, वो निपट लिया, वो चला गया। अब उस उस स्त्री का 18, 20 साल, 10, 15 साल में, ठीक है, पूरा जीवन है। और पूरा जीवन या तो उसका दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, या तो फिर सती हो जाए उस बुजुर्ग आदमी के साथ, दादा की एज वाले के साथ, क्या हो जाए, सती हो जाए। या फिर दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि पूरा जीवन विधवाओं के रूप में काम करे, रूखा सूखा खाए, चटाई पे सोए, श्वेत वस्त्र धारण करे, बाल पे केश ना हो। तो सोच कैसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी। जो स्त्री यहाँ पर क्या होके जीवन लेके आई है, जब जीवन लेके आई तो आवश्यक था ना कि उसकी गरिमा का सम्मान हो, ठीक है, उसको जीवन जीने की आजादी मिले। लेकिन सामाजिक कुप्रथाओं के कारण वो क्या है, उसका जीवन क्या है, दासता के रूप में आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये जनजातियों से हमें ये सीखना होता है कि भाई ये जो व्यवस्थाएं हैं, आज भले हमें कैसी भी अटपटी लग रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा साइंटिफिक व्यवस्थाएं हैं ये।
और साइंटिफिक व्यवस्था के साथ साथ ये व्यक्ति को उसके जीवन के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार जीवन जीने का, यानी उसके जीवन के अनुसार क्या है उसको देती है कि भाई आप ऐसे करके क्या करो, जीवन जियो, जीवन का यापन करो। क्लियर है, समझिए। इसको हम एक काम करेंगे, इसको हम क्या करें, कल करेंगे, ये व्यवस्थाएं हैं। और कल भूटांत्रिक व्यवस्था जो है, भोटिया व्यवस्था, भोटिया यानी तिब्बत, भोटी, भोटी मतलब तिब्बत, और भोटिया मतलब तिब्बती, इसको क्या करेंगे हम कल करेंगे। ठीक है, कल या फिर अगली क्लास में? कल क्या कौन सा डे है? आगे करेंगे फिर आगे, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, जटेला में